तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिंदी का सब्जेक्ट है, हिंदी इलेक्टिव का जिसे आप हिंदी ऐच्छिक विषय भी कहते हैं, इसका जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 16 मार्च को। जी हाँ बच्चों, 16 मार्च 2026 को जो आपका हिंदी का बोर्ड का पेपर होने वाला है, तो उसके लिए एक सुपर इम्पोर्टेंट, जी हाँ बच्चों, सुपर इम्पोर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। और ये हमारा हिंदी का सैंपल पेपर नंबर सेकंड का वीडियो होने वाला है, यानी कि दूसरे सैंपल पेपर का वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने सैंपल पेपर नंबर 1 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अभी तक आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके ज़रूर देख लीजिए, ठीक है? और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ बच्चों कि हिंदी के मैं आपको 10 सैंपल पेपर करवा दूँगा। कितने सैंपल पेपर करवा दूँगा बच्चों? 10 सैंपल पेपर करवा दूँगा अगर आप इस वीडियो पर 1000 लाइक्स कंप्लीट करवा देते हैं तो, ठीक है? आज आपका होम साइंस का पेपर हुआ है, जिन बच्चों का होम साइंस का एग्ज़ाम हुआ है वो जानते होंगे इस चीज़ को कि जो हमने करवाया था वही आया हुआ है। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में पोल भी डाला था कि बच्चों कैसा गया आपका एग्ज़ाम? तो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा पेपर अच्छा गया है। मैंने क्वेश्चन पेपर भी देखा, उसमें वही क्वेश्चन आए हुए हैं जो हमने होम साइंस के सैंपल पेपर में करवाया था। और हिंदी का अगर मैं बात करूँ तो हिंदी पढ़ाने का तो भैया मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और इस बार का नया वाला पेपर पैटर्न आ चुका है, न्यू पेपर पैटर्न आया हुआ है सीबीएसई का आपका। तो जो नया पेपर पैटर्न आया हुआ है बिल्कुल ताज़ा-ताज़ा, उसके हिसाब से मैं आपको सैंपल पेपर्स करवाऊँगा, 10 सैंपल पेपर। उसके अलावा वन शॉट की वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर दूँगा, चाहे आपका अभिव्यक्ति माध्यम वाला हो, अंतरा प्लस में अंतराल वाला हो, सबकी वीडियो आ जाएगी, ठीक है? फटाफट से यहाँ पर 1000 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिए या फिर आप 270 से ऊपर कमेंट करवा दीजिए कि यस जय भैया, ठीक है? वीडियोस लेकर के आइए। तो चलिए फिलहाल के लिए यहाँ पर ये जो दूसरा सैंपल पेपर इसको सॉल्व करते हैं और जो भी क्वेश्चन करवाऊँगा देख लीजिएगा इसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आएँगे, एकदम सेम टू सेम छप करके आएँगे। ठीक है बच्चों? एक बारी पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बोर्ड का पेपर कैसा आएगा आपका। तो आप देख सकते हैं एक सीरीज़ नंबर लिखा हुआ रहेगा, एक सेट नंबर रहेगा जैसे कि ये सेट नंबर 1 करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? और एक कोड नंबर लिखा हुआ रहेगा पेपर के नीचे, इसके नीचे चले तो कुछ बेसिक बातें लिखी हुई है जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड होने वाले हैं, खंड क, ख और ग करके। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तीनों खंडों के कुल 13 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और तीनों खंडों के प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है। यथासंभव तीनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रम से लिखिए यानी लाइन से लिखिए। तो ये कुछ बेसिक सी बातें बताई गई हैं, ठीक है? चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए और अपने पूरे सैंपल पेपर को समझते हैं बच्चों। तो हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए के अंदर और यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों हमसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुन करके लिखिए, ठीक है? तो यहाँ पर हमें एक गद्यांश दे दिया गया है, इसे हमें पढ़ना है और इसके आधार पर जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे उनका आंसर हमें लिखना है, ठीक है? तो गद्यांश की जो शुरुआत की लाइन है वो आपके लिए मैं पढ़ के बता देता हूँ। इस तरह से यहाँ पर बातें बोली जा रही है कि संस्कृति और सभ्यता ये दो शब्द है और इनके अर्थ भी अलग अलग है। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है। संस्कृति वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है, ठीक है? तो यहाँ पर दो चीजों के बारे में बात हो रही है बच्चों, संस्कृति और सभ्यता के बारे में, ठीक है? जो संस्कृति होता है जिसे अंग्रेजी में आप यहाँ पर कल्चर भी कहते हैं, ठीक है? इसमें क्या बोला गया है कि ये वो गुण होता है, ये वो क्वालिटी होता है किसी व्यक्ति के अंदर जिससे कि वो अपनी भीतरी उन्नति करता है, ठीक है? और सभ्यता जो होता है बच्चों, कोई भी सिविलाइजेशन जो होती है ये वो चीज होता है जिससे कि मनुष्य अपनी बाहरी तरक्की करता है, बाहर की तरक्की को करता है, ठीक है? आगे देखिए क्या बताया गया है। और करुणा, प्रेम एवं परोपकार सीखता है। आज रेलगाड़ी, मोटर और हवाई जहाज, लंबी चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े मकान, अच्छा भोजन और अच्छी पोशाक ये सभी सभ्यता की पहचान है, ठीक है? तो सभ्यता के संदर्भ में यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे दिया है बच्चों, जैसे कि आज के टाइम पे जो हम बड़ी बड़ी रेलगाड़ियाँ देखते हैं, मोटर कार देखते हैं, हवाई जहाज देखते हैं, लंबी चौड़ी सड़कें देखते हैं, मकान इस तरह से देखते हैं और अच्छा भोजन, अच्छा पोशाक पहनते हैं, ठीक है? अच्छा भोजन खाते हैं, तो ये सब हमारी सभ्यता की पहचान है, ठीक है? और जिस देश में इनकी जितनी ही अधिकता है उस देश को हम उतना ही सभ्य मानते हैं, ठीक है? तो जिस देश में ये सारी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में हैं वो उसको हम उतना ही अच्छा मानते हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, यूरोप के देश हो गए, है कि नहीं? मगर संस्कृति इन सब से कहीं बारीक चीज़ है, ठीक है? लेकिन संस्कृति जो है बच्चों, हमारा जो कल्चर है
वो और भी ज़्यादा जो है डिटेल में जाता है। वह मोटर नहीं, मोटर बनाने की कला है, ठीक है। वो मोटर तो नहीं है, ठीक है, लेकिन मोटर बनाने की कला है। मकान नहीं है, लेकिन मकान बनाने की रुचि है। संस्कृति धन नहीं है, गुण है। संस्कृति, देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी है यहाँ पर कि संस्कृति जो है ना वो धन नहीं है, पैसा नहीं है वो, ठीक है, संपत्ति नहीं है, वो क्या है, वो एक गुण है, एक क्वालिटी है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। चलिए, बाकी आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख लीजिए और इसी तरह से आपका यहाँ पर एक यूनिक सा पैसेज आएगा, ध्यान रखिएगा। पैसेज हमेशा यूनिक ही आता है। हम अपनी प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसेजेस को करते हैं, ठीक है। जो भी मैं आपको सैम्पल पेपर में यहाँ पर पैसेज करवाता हूँ वो आपकी प्रैक्टिस के लिए करवाता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एकमात्र ऑप्शन है प्रैक्टिस करना। चलिए, तो इसी पैसेज के आधार पर यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। और देखिए, पहला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक ट्रिक फिर से बता देता हूँ कि पैसेज वाला जो क्वेश्चन आएगा उसको सबसे लास्ट में अटेंड कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में तो हमारा जो दिमाग होता है वो कछुए की रफ्तार से चल रहा होता है, लेकिन धीरे 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 लास्ट में हमारा जो दिमाग है वो एकदम घोड़े की रफ्तार से चलने लग जाता है, ठीक है। और उस टाइम तक आप सेक्शन बी यानी खंड ख हो गया आपका, जिसके अंदर अभिव्यक्ति और माध्यम पे आधारित जो आपकी बुक है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अभिव्यक्ति माध्यम वाली बुक से। और जो खंड ग है आपका, जिसके अंदर आपका जो अंतरा और अंतराल वाली बुक है, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 2 सेक्शन उस टाइम तक आप कर चुके होंगे। सबसे लास्ट टाइम में आप ये पैसेज वाले क्वेश्चंस करिएगा, यानी खंड क करिएगा, ठीक है। और उस टाइम जब आएंगे ना ये करने के लिए, तो आपका दिमाग घोड़े की रफ्तार से दौड़ रहा होगा। तब आपको क्या करना है बच्चों, पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है, 1 मिनट का समय लेना है बच्चों। और 1 मिनट के समय के अंदर अंदर आपको पैसेज के ऊपर यहाँ पर एक नज़र मार लेना है कि ये मेरा पैसेज है, ठीक है। एक नज़र आपने पैसेज के ऊपर मार लिया। ये मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ बच्चों, ये कोई जल्दी आपको बताएगा नहीं, मैं आपको सारे पासे खोल करके बता रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है। एक नज़र मार लीजिएगा 1 मिनट के अंदर अंदर। जैसे ही आप एक नज़र मार लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये मेरा पैसेज है। जैसे ये वाला पैसेज दिया हुआ है, तो एक नज़र मारने के लिए क्या करेंगे, ऐसे हम मतलब पूरा नहीं पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर से देखेंगे। अच्छा, संस्कृति और सभ्यता 2 शब्द है और इनके अर्थ भी अलग अलग है, ठीक है। मतलब संस्कृति सभ्यता से दिया हुआ है, रेलगाड़ी, मोटर, हवाई जहाज, लंबी चौड़ी सड़कें होती हैं, पोशाक, वहीं यही अच्छी सभ्यता की पहचान होती है, ठीक है, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है। ये हमने एक नज़र मार लिया फटाफट से। अब आपको आना है क्वेश्चन की तरफ। अब आप क्वेश्चन जैसे ही पढ़ेंगे ना तो वैसे ही खटाक से आपको आंसर मिल जाएगा पैसेज के अंदर, ठीक है। ये ट्रिक होता है बच्चों, जो टॉपर्स अप्लाई करते हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैंने खुद यहाँ पर हिंदी के बोर्ड एग्जाम देते समय ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई किया था, तो मैं आपको भी सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस पैसेज के आधार पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि गद्यांश में सभ्यता को बाहरी तरक्की बताया गया है, क्योंकि। तो ये बाहरी तरक्की इसलिए बताया गया है क्योंकि ये भौतिक साधनों की द्योतक होती है, ठीक है। जो भौतिक साधन होते हैं ना उसकी ये द्योतक होती है, इसलिए गद्यांश के अंदर सभ्यता को बाहरी तरक्की बताया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने हिंदी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी को, जो आपका हिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम आने वाला है इसकी तैयारी को, और पॉलिटिकल साइंस के बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, और उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं जो लास्ट टाइम पे भी तैयारी करके अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं। इन तीनों ही सब्जेक्ट के 15-15 सैम्पल पेपर अवेलेबल है बच्चों, विथ सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। और हिंदी का तो नया वाला पेपर पैटर्न आया हुआ है इस बार, ठीक है, सीबीएसई के तरफ से, याद रखिएगा। तो जो ताज़ा पेपर पैटर्न आया हुआ है ना, उसके आधार पर हमने 15 सैम्पल पेपर्स डिजाइन किए हैं विद सॉल्यूशन के साथ। तो हिंदी में तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी, पॉलिटिकल साइंस का मैं टॉपर रह चुका हूँ, और हिस्ट्री में तो बात ही क्या है, ठीक है। जो बच्चा इन सभी सब्जेक्ट के 15-15 सैम्पल पेपर सॉल्व करके चला जाएगा ना, उसके तैयारी का लेवल क्या होगा वो हम फील कर पा रहे हैं एज ए टीचर। यार नेक्स्ट लेवल तैयारी होगी उसकी, एक टॉपर बन के ही निकलेगा वो, और क्या ही आ जाएगा पूरे सिलेबस में से, है कि नहीं। तो आज ही इन सैम्पल पेपर्स को लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके, और 50% के डिस्काउंट का लाभ उठाइए। वैसे तो एक सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर का जो ओरिजिनल प्राइस है वो 300 रुपये के आसपास है, लेकिन अभी अगर आप लेंगे तो 149 में एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा, और 3 सब्जेक्ट का अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो 349 में मिल जाएगा आपको, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से लीजिए और तैयारी को बेहतर बनाइए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं वीडियो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभ्यता और संस्कृति का मूलभूत अंतर क्रमशः है। तो सभ्यता और संस्कृति का मूलभूत अंतर जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही है, ठीक है, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से आप कह सकते हैं। तो ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि संस्कृति को महीन चीज कहने से लेखक सिद्ध करना चाहते हैं कि संस्कृति क्या है। तो संस्कृति जो है बच्चों वो अति सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है।
संस्कृति जो है, हमारा कल्चर जो बहुत ज़्यादा बारीक चीज़ है, जिसको हमें बहुत डिटेल में समझने की ज़रूरत होती है और वो हमारे ज़हन में बसा हुआ रहता है। ठीक है? तो यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ है। क्या? हमारी संस्कृति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, चौथा क्वेश्चन कि संस्कृति और सभ्यता में मुख्य अंतर क्या है? तो देखिए संस्कृति और सभ्यता की अगर हम बात करें, यानी कि कल्चर और यहाँ पर सिविलाइजेशन की बात करें, तो संस्कृति बाहरी उन्नति और भौतिक प्रगति को दर्शाती है, जबकि सभ्यता जो है आपका वो बाहरी उन्नति और भौतिक प्रगति को दर्शाती है, जबकि संस्कृति जो है वो भीतरी उन्नति, करुणा, प्रेम और परोपकार को सिखाती है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन क्या है कि सभ्यता और संस्कृति की तुलना किस प्रकार की गई है? ठीक है, तो सभ्यता बाहरी चीजें जैसे मकान, सड़क, मोटर और धन से जुड़ी हुई है, अभी हमने पैसेज में पढ़ा, जबकि संस्कृति सूक्ष्म और आंतरिक गुणों से यहाँ पर जुड़ी हुई होती है। ठीक है, सभ्यता मोटर बनाने का काम है और लेकिन संस्कृति मोटर बनाने वाले की कला और रुचि है। ठीक है, सभ्यता ठाठ बाट है लेकिन संस्कृति विनय और विनम्रता है। ठीक है, देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर बोल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि मनुष्य की संस्कृति उसकी प्रकृति के किस पहलू से जुड़ी होती है? ठीक है, तो मनुष्य की जो संस्कृति होती है, उसका जो कल्चर होता है, उसकी प्रकृति के 6 विकारों को हमें देखने को मिलता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर पर नियंत्रण से जुड़ी होती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर अगर आपका यहाँ पर कंट्रोल है तो इससे पता चलता है कि आपकी संस्कृति कैसी है। जो व्यक्ति इन विकारों पर जितना अधिक काबू पाता है उसकी संस्कृति उतनी ही उच्च मानी जाती है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर यानी अपने गुस्से पर, अपने काम पर कंट्रोल रखता है, अपने लोभ यानी लालच पर कंट्रोल रखता है, मद मोह पर कंट्रोल रखता है, ठीक है, मत्सर पर कंट्रोल रखता है, तो वो व्यक्ति का संस्कृति उतना ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों, सातवां क्वेश्चन क्या है कि संस्कृति के विकास में आदान प्रदान की क्या भूमिका होती है? तो संस्कृति आदान प्रदान से बढ़ती है। जब विभिन्न देशों या जातियों के लोग आपस में मिलते हैं तो उनकी संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती है। ठीक है, जब विभिन्न देश के लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो उनकी संस्कृति जाहिर सी बात है प्रभावित तो करेगी ही करेगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, अभी होली का टाइम चल रहा है। ठीक है, तो होली में क्या होता है, बाहर देश के लोग भी आते हैं हमारे यहाँ पर होली खेलने के लिए। ठीक है, और मस्त होली खेल करके जाते हैं और मैंने तो देखा है कई व्लॉग्स वगैरह में बोलते हैं, ओ माय गॉड व्हाट अ होली मैन, इन माई कंट्री दिस डजंट हैपन। इस तरह से मतलब काफ़ी इंग्लिश एंसेंट में, जो उनका नेटिव एंसेंट होता है, मतलब उनका जो वहाँ का भाषा होता है, ठीक है, और वहाँ का बोलने का तरीका होता है, उस तरह से बोलते हैं वो। जैसे कोई ब्रिटिश व्यक्ति आया तो उनका इंग्लिश बोलने का तरीका अलग होगा, जो अमेरिकन आया अमेरिकन का बोलने का अलग होता है। तो वहाँ के टोन में, वहाँ के लहजे में वो बोलते हैं ना, तो बड़ा मजा आता है। ऐसे बोलते हैं ना कि वाओ, ओ माय गॉड, व्हाट अ होली मैन, I don't know what about Holi, but I see this Holi. Wow, very good. I'm very impressed. I came every year. Wow, nice. Oh my God, wow. चलिए आगे देखिए क्या बताया गया है कि इसलिए वह जाति या देश अधिक समृद्ध माना जाता है जो अन्य संस्कृतियों से लाभ उठाकर अपनी संस्कृति का विकास करता है। वो जाति, वो देश ज्यादा अच्छा माना जाएगा जो अन्य जो संस्कृतियां हैं, अन्य कल्चर्स है, उनसे यहाँ पर फायदा उठाता है और अपनी संस्कृति का विकास करते हैं, वही सबसे यहाँ पर अच्छे माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया आपको? तो समझ में आ गया तो कर दीजिए लाइक। ठीक है, तो अब हम लोग आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर बच्चों हमें एक काव्यांश दे दिया होगा, इसको हमें पढ़ना है और इसके आधार पर जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे उसका आंसर हमें लिखना है बच्चों। ठीक है, तो ये जो काव्यांश दिया गया है इसको बड़े ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखिए काव्यांश में क्या बोल रहा है कि निर्मम कुम्हार की थापी से कितने रूपों में कूटी पीटी, हर बार बिखेरी गई किंतु मिट्टी फिर भी तो नहीं मिटी। ठीक है, तो इस तरह से करके ये आपका काव्यांश है। काव्यांश का मतलब होता है कविता का एक अंश। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके आधार पर जो क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं ना, उनके बारे में हम देखेंगे क्या क्वेश्चन और कैसे आंसर लिखना है। और देखिए यहाँ पर कुम्हार और मिट्टी के संदर्भ में ये आपका काव्यांश दिया गया है। ठीक है, कि कितना भी पीट लो, कितना भी कर लो, लेकिन मिट्टी तो मिट्टी ही रहता है। चलिए, तो इसी काव्यांश के आधार पर पहला क्वेश्चन हमसे देखिए क्या पूछ रहा है कि कुम्हार को कठोर कहने से कवि कुम्हार की किस प्रवृत्ति को उजागर करता है। ठीक है, तो कुम्हार को जो कठोर कहा जा रहा है, तो ये यहाँ पर जो है कवि उजागर कर रहा है कुम्हार की दृढ़ संकल्पी को, कि कितना ज्यादा वो दृढ़ संकल्पी है। ठीक है, अपने काम को लेकर और अपने अन्य चीजों को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के गल जाने पर भी उसका विश्वास अमर व अटूट रहता है, क्योंकि मिट्टी क्या है, तो मिट्टी जो है बच्चों ये चिरस्थायी है, एक तरह से अमर है कह लीजिए।
ठीक है, उसको पता है कि मैं तो अमर हूँ, है कि नहीं। और यहाँ पर मुझे एक मीम याद आ रहा है कि मैं अमर हूँ काफी फेमस मीम है वो, देखिएगा जरूर जा करके। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है कि ऋतुओं के अनुसार मिट्टी का रोना, हंसना, झूमना विश्लेषित करता है कि वो क्या है। तो यहाँ पर ऋतुओं के अनुसार जो मिट्टी का रोना, हंसना, झूमना और ये सब चीजें विश्लेषित करता है कि ये चीज है बच्चों आपका सबके अनुकूल स्वयं को ढाल लेती है। सबके अनुकूल क्या करती है, स्वयं को यहाँ पर ये ढाल लेती है। तो ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि कविता में मिट्टी के बारे में कवि ने क्या कहा है। तो कविता में मिट्टी के बारे में अगर हम बात करें तो कवि ने कहा है कि मिट्टी भले ही बिखर कर या गल कर नष्ट हो जाती है, लेकिन उसका विश्वास अमर रहता है और वह हमेशा नए रूप में संवरती है। ठीक है, मिट्टी को हम यहाँ पर अलग अलग रूप प्रदान कर सकते हैं, आपको भी पता होगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि कविता में यह कैसे दर्शाया गया है कि मिट्टी के पास शक्ति है। ठीक है, तो कविता में यह दर्शाया गया है कि मिट्टी अनेक बार टूटती है और बदलती है। ठीक है, कविता में ये दिखाया गया है कि जो मिट्टी होती है बच्चों वो अनेकों बार यहाँ पर टूटती है, बदलती है। ठीक है, फिर भी वह निरंतर नई शक्तियों और विश्वास के साथ पुनः संवरती है। ठीक है, फिर भी वो नई शक्ति के साथ पुनः संवरती है और कोई ना कोई आकार लेती है। ठीक है, उसको आकार दिया जाता है कुम्हार के द्वारा। यह मिट्टी की अविनश्वरता और जीवन की निरंतरता को दर्शाता है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि कवि ने मिट्टी के विश्वास को किस रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो कवि ने मिट्टी के विश्वास को अमर और अविनश्वर रूप में प्रस्तुत किया है। भले ही मिट्टी बार बार बदलती है या उसका रूप बदल जाता है, लेकिन उसका विश्वास और उसका प्रभाव हमेशा कायम रहता है। बार बार अगर उसका रंग रूप कुछ भी बदल दो, लेकिन वो एक डटा रहता है कि यार मैं मिट्टी हूँ, ठीक है, मैं अमर हूँ करके, है ना, इस तरह से। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारा सेक्शन ए यानी खंड क हो जाता है खत्म। अब हम लोग आ गए हैं खंड ख के अंदर, जिसके अंदर अभिव्यक्ति और माध्यम जो हमारी पुस्तक है उस पर आधारित प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। लोग आ गए हैं तीसरे क्वेश्चन के अंदर और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए जो यहाँ पर जो निम्नलिखित प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं उनके उत्तर दे देते हैं। पहला क्वेश्चन है तीसरे का कि पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहते हैं। तो देखिए किसी भी समाचार पत्र के लिए वेतन लेकर काम करने वाला जो पत्रकार होता है वो पूर्णकालिक पत्रकार होता है। और पत्रकार तीन प्रकार के होते हैं बच्चों, एक पूर्णकालिक पत्रकार होता है, एक अंशकालिक पत्रकार होता है, ठीक है, और एक इसी तरह से पत्रकार होता है। मैंने आपको अभिव्यक्ति माध्यम की जो वीडियो बनाई थी ना उसमें आपको समझा रखा है। पूर्णकालिक पत्रकार यानी कि फुल टाइम वर्कर होता है ये, ठीक है, या फुल टाइम काम करने वाले होते हैं जो 9 to 5 जॉब करते हैं ये, और इनको एक फिक्स सैलरी मिलती है महीने का। ठीक है, एक होते हैं अंशकालिक पत्रकार, ठीक है, और एक उससे भी आते हैं जो फ्रीलांसर होते हैं। ठीक है, एक अंशकालिक जो होंगे जहां तक है वो आपका यहाँ पर कुछ फिक्स टाइम पीरियड के लिए काम करते हैं, और एक होते हैं फ्रीलांसर। फ्रीलांसर क्या होते हैं, ये एक अपना यूनिक कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं और जहां पर ज्यादा पैसा मिल रहा होता है उस हिसाब से ये शिफ्ट होते रहते हैं। ठीक है, आपको मैं रिकमेंड करूंगा अभिव्यक्ति माध्यम की जो मैंने सीरीज की वीडियो बनाई है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवाए हैं, तो उसका वीडियो लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, और मैंने ये पूछा था कि क्या उसका पार्ट 2 का वीडियो बनाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पार्ट 2 का वीडियो बनाना है कि नहीं बनाना है, तो उस हिसाब से मैं देख लूंगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, नाटक लिखते समय नाटककार को किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, किन्हीं 3 बिंदुओं को लिखिए। तो देखिए नाटक लिखते समय जो नाटककार होता है उसको बहुत सारी चीजों का ध्यान में रखना पड़ता है। पहला, नाटक को यहाँ पर नाटक की तरह प्रस्तुत किया जाए और प्लस में भाषा, चरित्र, ठीक है, नाटकों के रूप, आकार, दृश्यों की सजावट और उसके उचित संतुलन बना के रखा जाए। परिधान व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, ये सारी चीजें ध्यान में रखना है, आदि का पूरा ध्यान यहाँ रखना चाहिए। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम छापाखाना कब और कहाँ खुला था। तो भारत में प्रथम छापाखाना 1556 में गोवा में खुला था बच्चों। ठीक है, कब खुला था, 1556 में गोवा में। क्लियर है बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं चौथे क्वेश्चन के अंदर और चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे 3 क्वेश्चन पूछ लेगा, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है और हर एक क्वेश्चन का जो आंसर आप लिखेंगे वो 60 शब्द यानी कि 60 वर्ड्स के अंदर लिखना है। ये वर्ड लिमिट बताई गई है। ठीक है, देखिए जो मैंने आपको यहाँ लिख के बताया है ना उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि अगर कुछ वर्ड्स कम भी लिखे हैं मैंने यहाँ पर तो आप अच्छे से उसको समझ ले, और पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो पूरा डिटेल में आप लिख करके आए, जो वर्ड लिमिट वहाँ पेपर में दी रहेगी। देखिए पहला क्वेश्चन है 4th का कि विभिन्न जनसंचार माध्यमों में से प्रिंट माध्यम की खूबियों का वर्णन कीजिए। जो प्रिंट माध्यम होता है, प्रिंट माध्यम के अंदर क्या क्या आ जाएगा, जो न्यूज़पेपर होते हैं बच्चों, ठीक है, जो आपकी बुक्स होती हैं,
जो मैगजीन होता है आपका, ठीक है, पत्रिकाएं जिसको आप कहते हैं, और इस तरह से जो चीजें होती हैं जो छपी हुई होती है ना, वो यहाँ पर प्रिंट माध्यम में आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी यहाँ पर खूबियों के बारे में बताना है। तो देखिए, खूबियां यानी कि अच्छाई है जिसको आप कह सकते हैं। तो इसमें पढ़ने व सोचने का पूरा अवसर प्राप्त होता है। अगर कोई बुक आपके सामने खोल करके रख दे, जैसे आपकी एनसीईआरटी की हिंदी की बुक हो, अंतरा या अंतराल वाली, ठीक है, या भी व्यक्ति माध्यम की बुक हो, तो उसमें आपको पूरा टाइम मिलेगा उसको पढ़ने का, उसको सोचने समझने का। तो ये इसका एक फायदा होता है। अगला, प्रिंट माध्यम के द्वारा किसी भी सामग्री को संदर्भ के लिए काट कर लंबे समय तक रख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप कुछ यहाँ पर जीवन में बहुत बड़ा कर जाते हैं, जैसे कि सीबीएसई टॉप कर जाते हैं, ठीक है, तो आपका नाम हर एक अखबार में छपेगा कि फलाना फलाना लड़का या लड़की जो है यहाँ यहाँ से दिल्ली की रहती थी और इन्होंने टॉप किया था। ठीक है, तो आपका जो फोटो वोटो होगा एकदम मस्त फर्स्ट पेज पे छपेगा। तो आप उसको काट करके रख सकते हैं अपने भविष्य में आने वाली जनरेशन को दिखाने के लिए। ये देखो, तुम्हारा पिताजी जो है, यानी आपके जो बेटे होंगे, या अगर आप लड़की हैं तो आपके बच्चे होंगे, तो आप दिखाएंगे कि ये देखो तुम्हारे पिताजी या तुम्हारे माताजी जो है एक जमाने में सीबीएसई टॉप किए थे, ये देखो हमने आज भी काट के रख रखा है वो अखबार का कटिंग, देख रहे हो तुम। ठीक है, तो ये फायदा होता है। अगला, कहीं से भी, बीच में से भी और कभी भी पढ़ सकते हैं इसको। जैसे एक अखबार है, ठीक है, वो 16-17 पेज का अखबार होता है, उसको आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, बीच में से कहीं से भी आप खोल करके पढ़ सकते हैं। किताब भी तो यही होता है ना, मोटी सी किताब होती है, तो बीच में से खोल करके पढ़ने लग जाइए कोई सा चैप्टर किताब में, या शुरू का कुछ भी पढ़ लीजिए, है कि नहीं। तो ये सब यहाँ पर प्रिंट माध्यम की खूबियों के अंदर, यानी जो अच्छाइयाँ होती है उसके अंदर आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समय के बंधन का नाटक में क्या महत्व है? तो नाट्य विद्या में समय के बंधन का विशेष महत्व है। जो नाट्य विद्या होती है, जहां पर नाटक का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, कोई भी नाटक दिखाया जा रहा है, तो वहां पर टाइम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर नाटक बहुत ज्यादा लंबा चलेगा तो ये उबाऊ हो जाएगा, जिसमें ऑडियंस जो है वो बोर हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है समय का बंधन जो होता है उसका नाटक विद्या में बहुत ज्यादा विशेष महत्व होता है। नाटककार को समय के बंधन का अपने नाटक में विशेष ध्यान रखना होता है, और इस बात का नाटक की रचना पर भी पूरा प्रभाव पड़ता है। नाटक को शुरू से अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा होना होता है। ठीक है, नाटक जो होता है उसको एक टाइम लिमिट दिया जाता है, उसी टाइम लिमिट के दौरान जो है उसको पूरा होना होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो नाटक से प्राप्त होने वाला रस जो है वो कौतूहल आदि प्राप्त नहीं हो पाता। नाटक का मंथन हम धारावाहिक के रूप में नहीं दिखा सकते हैं। नाटककार चाहे अपनी किसी जो कि भूतकालीन रचना को ले या किसी अन्य लेखक की रचना को, चाहे वह भविष्य काल की ही हो, वह दोनों परिस्थितियों में नाटक का मंचन वर्तमान काल में ही करेगा। तो प्रेजेंट में रह करके उसको चीजें दिखानी पड़ेगी। इसीलिए नाटक के मंचीय निर्देश हमेशा वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं, क्योंकि नाटक का कभी भी मंचन हो वह वर्तमान काल में ही घटित होगा या खेला जाएगा। इसके साथ साथ ही नाटक के प्राय 3 अंक होते हैं, प्रारंभ, मध्य और समापन। ठीक है, अतः इन अंकों को ध्यान में रखते हुए भी नाटक को समय सीमा में बांटना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया नाटक के अंदर समय का बंधन क्या होता है। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है कि कहानी लेखन में द्वंद्व और संवाद का योगदान अति महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार ये पेपर में आया हुआ है। कहानी लेखन में जो आपका द्वंद्व होता है और संवाद होता है, इसका क्या यहाँ पर योगदान हमें देखने को मिलता है। तो समझिए इसको, द्वंद्व के बारे में देखिए। कहानी में द्वंद्व के तत्व का होना आवश्यक है, ठीक है, और द्वंद्व कथानक को आगे बढ़ाता है तथा कहानी को रोचकता बनाए रखता है। ठीक है, कहानी का जो इंटरेस्ट है ना, द्वंद्व वो बनाए रखता है। द्वंद्व के तत्वों से अभिप्राय है यह है कि परिस्थितियों के रास्ते में एक या अनेक बाधाएं होती है। ठीक है, उन बाधाओं के समाप्त हो जाने पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर कथानक पूरा हो जाता है। कहानी की यह शर्त है कि वह नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूर्ण करते हुए समाप्त हो जाए, और कहानी द्वंद्व के कारण ही पूर्ण होती है। तो ये आपका द्वंद्व के बारे में बातें रही। अगला है संवाद। कहानी में संवाद का विशेष महत्व है। संवाद ही कहानी को और पात्र को स्थापित एवं विकसित करते हैं। ठीक है, संवाद क्या करता है? कहानी में जो पात्र होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कहानी होता है, ठीक है, मतलब कहानी के अंदर जो पात्र वगैरह होते हैं उन सबको स्थापित करते हैं और उनको डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं। साथ ही कहानी को गति देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और संवाद क्या करते हैं? जो घटना या प्रतिक्रिया कहानीकार नहीं दिखा सकता, उसे संवादों के माध्यम से हम लोग यहाँ पर सामने लाते हैं। ठीक है, संवाद पात्रों के स्वभाव पर पूरी पृष्ठभूमि के अनुकूल होते हैं। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए
तो अब हम लोग आ गए हैं 5वें क्वेश्चन के अंदर और 5वां क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखिए। ठीक है, तो रचनात्मक लेख काइंड ऑफ आप इसको निबंध समझ सकते हैं। ठीक है, तो 3 टॉपिक आपको दे दिया रहेगा, तीनों में से किसी एक पर आप यहाँ पर रचनात्मक लेख लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक दिया है पहला है चंद्रयान 3 की सफलता पर मेरी प्रतिक्रिया। ठीक है, जो हमारा चंद्रयान 3 गया था और वो लैंड किया था ना वहां पर आपका चांद पर, तो उसका क्या रिएक्शन है, आपको आपका क्या रिएक्शन था उसको लेकर के, तो वो आपको लिखना है। ठीक है, या फिर आप इस पे लिख सकते हैं कि जब मैं पेड़ की छाव में बैठी, तो इसके ऊपर लिख सकते हैं। अगला है महानगरीय जीवन की चुनौतियां। ठीक है, तो इन तीनों में से किसी एक पर आप यहाँ पर 100 शब्दों में रचनात्मक लेख लिख सकते हैं। मैंने ये थर्ड वाले पर लिख करके आपको बताया है कैसे लिखना है। तो सबसे पहले तो आपका टॉपिक आ जाएगा, किस पर लिख रहा हूं मैं, तो महानगरीय जीवन की चुनौतियां जो है इसको लेकर के रचनात्मक लेख लिख रहा हूं। ठीक है, कैसे लिखना शुरू करना है, तो महानगर एक ऐसी जगह है जहां बड़े बड़े शहर व फैक्ट्री जैसे कि दफ्तर स्कूल आदि होते हैं। ये सब अनगिनत सुख सुविधाएं होती है जिनसे आमतौर पर लोग प्रभावित होकर महानगरों में बसने का प्रयास करते हैं। लेकिन महानगर को विभिन्न समस्याओं वाला नगर भी कहा जा सकता है क्योंकि वर्तमान समय में अधिक से अधिक लोग गांव से पलायन करके शहरों में जाना पसंद करते हैं, जिससे कि वहाँ की आबादी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, आज के टाइम पे क्या है, गांव में देखा जाए तो गांव में ज़्यादातर लोग बोलते हैं चलो शहर, चलो दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता आदि, लेकिन इससे ये हो रहा है वहाँ की जो आबादी है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, और आम जनता का रहना बद से बदतर होता चला जा रहा है नगरों के अंदर। ठीक है, लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ रही है। उदाहरण के लिए पानी एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि पानी कितनी बड़ी समस्या है, पानी की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कई बार किल्लत हो जाती है पानी की। महानगरों में कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर पानी की इतनी किल्लत होती है कि सप्ताह में 1 या 2 ही दिन उन्हें पानी मिल पाता है। आजकल तो बिजली संकट भी एक मुख्य समस्या के रूप में देखा जा सकता है। दिल्ली में तो आजकल बिजली भी कटने लग गया है। ठीक है, मैं दिल्ली में रहता हूँ इसलिए मैं आपको दिल्ली का एग्जांपल देता रहता हूँ। गांव की बिजली तो जाती ही रहती है, लेकिन आजकल नगरों की बिजली भी जाने लग गई है, जिस कारण लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है। बिजली ना होने की वजह से पानी और भी अन्य प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब बिजली नहीं होती है तो बहुत तरह की समस्या आ जाती है। बिजली नहीं होगा तो मोटर नहीं चलेगा, मोटर नहीं चलेगा तो पानी नहीं आएगा, बिजली नहीं होगा तो पंखा नहीं चलेगा, गर्मी के महीनों में और हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, लोगों को 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। शहरों के अंदर ना बच्चों बहुत मेहनत है, बहुत स्ट्रगल है। यहाँ पर 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी कड़ा परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर के उनको 2 वक्त की रोटी नसीब हो पाती है। खासकर गरीब मजदूर वर्ग के लोगों की बात करें तो यहाँ पर, लेकिन तब भी एक गांव के लोगों का लगता है कि शहर उनके लिए ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर भी देखा जाए तो गांव के लोगों को क्या लगता है कि अरे चलो शहर, चलो दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, लेकिन वास्तविकता इससे काफ़ी अलग है। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर ये जो रचनात्मक लेख है वो लिख करके दिखाया है। 100 शब्दों का वर्ड लिमिट दिया गया था, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आपको बता दिया, बाकी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीटली आपको अपना दिमाग लगा करके लिखना होता है, मार्क्स नहीं कटते हैं, बस मात्राओं का ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम लोग आ गए हैं 6ठे क्वेश्चन के अंदर और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बच्चों कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है और वर्ड लिमिट क्या दी गई है, 60 वर्ड्स यानी कि 60 शब्द। ठीक है, इतने में आपको आंसर लिखना है। तो चलिए जी देखते हैं। 6ठे का पहला क्वेश्चन है कि कविता लेखन के लिए आवश्यक प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है आपसे। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो कई बार यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है और इस बार के बोर्ड एग्जाम में भी आने की काफ़ी संभावना है। तो कविता लेखन के लिए आवश्यक प्रमुख घटकों की अगर बात करें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि अनुभव और कल्पना का सामंजस्य, कवि कविता में भावों और विचारों के साथ अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है, जैसे अभी होली चल रहा है। ठीक है, तो होली के लिए मैं बोलूंगा क्या आवश्यक तत्व है, तो होली के लिए तो भैया यहाँ पर पहले आपको खुश रहना पड़ेगा, रंग चाहिए होंगे। ठीक है, आप दोस्तों के साथ होली खेलेंगे, ये महत्वपूर्ण यहाँ पर घटक होंगे। ठीक है, आवश्यक घटक जिसको आप कह सकते हैं होली के लिए। ठीक है, तो उसी तरह से कविता लेखन के लिए जब कविताएं लिखी जाती हैं तो उसके लिए यहाँ पर क्या क्या आवश्यक प्रमुख घटक चाहिए होते हैं। ठीक है, या क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, तो यहाँ पर कल्पना, इमेजिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कविता का। मतलब जो कवि होता है ना, जो पोएट होता है कविता लिखने वाला, उसके दिमाग में ना इमेजिनेशन अच्छा खासा आना चाहिए जिसको वो शब्दों के माध्यम से उतार सके और रीडर, पाठक जो हम लोग पढ़ते हैं वो अच्छे से पढ़ के उसका आनंद ले सके। कल्पना के द्वारा कवि कविता में जीवन के सत्य
के मधुर और कटु दोनों रूपों को प्रकट करता है। जो उसका इमेजिनेशन होता है कवि का, पोएट का, तो वो उस इमेजिनेशन के द्वारा जीवन के जो अच्छी चीजें हैं, जो बुरी चीजें हैं, उन सभी को प्रकट करता है कविता के अंदर। ठीक है, कवि को केवल कोरी कल्पना से बचना चाहिए। जो एक कोरी कल्पना होती है ना, उससे कवि को यहाँ पर बचना चाहिए। आगे देखिए बताया गया है, सहज संप्रेषण शक्ति कविता कवि अपने लिए नहीं लिखता, वरन उसका लक्ष्य अपने भावों और विचारों से समाज को परिचित कराना होता है। ठीक है, तो कवि जो होता है, कविता अपने लिए तो लिखता नहीं है, वो पूरे समाज के लिए लिखता है एक तरह से। ठीक है, और जो भी उसके विचार है वो किस तक पहुंचने चाहिए, सोसाइटी यानी समाज तक पहुंचने चाहिए। इसलिए वह अपने भावों का साधारणीकरण करता है। सहज व सरल भाव पाठक को कविता के साथ बांध देते हैं। ठीक है, अगर कोई सी भी कविता जो है सहज है, सरल है, आसानी से हम उसको पढ़ के समझ सके, तो हम एज अ रीडर, एज अ पाठक जो कविता को पढ़ते हैं, तो हम काफी ज्यादा कनेक्ट हो जाएंगे कविता से। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं कविता लेखन के आवश्यक घटकों के अंदर। और क्या चीजें आप लिख सकते हैं, भाव एवं विचार की अनुभूति कविता भावों का प्रबल आवेग है। ठीक है, मनुष्य भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए तत्पर रहता है। सामान्य व्यक्ति कविता की उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता जहां कवि पहुंच जाता है। ठीक है, तो देखिए सामान्य व्यक्ति जो होता है ना, कविता की उस ऊंचाई तक तो कभी पहुंच ही नहीं सकता जहां पर कवि पहुंच जाता है, क्योंकि कवि की आत्मशक्ति प्रबल होती है। ठीक है, जैसे देखिए आप कोई कविता लिखते हैं तो आपको पता है ना कि उस कविता का एक्चुअल मतलब क्या है, लेकिन अगर वो कविता समाज का कोई व्यक्ति पढ़ता है तो वो 20%, 50% या 80% तक समझ सकता है कि वो कविता में क्या कही जा रही है, लेकिन एक्चुअल जो 100% पता होता है वो यहाँ पर कवि को यानी पोएट को ही पता होता है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं कविता लेखन के प्रमुख घटकों के अंदर। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ना अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं वो इस वीडियो से लाभ ले सके। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि इंटरनेट और पत्रकारिता में क्या संबंध है। तो इंटरनेट जहां सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतरीन औजार है, वहीं वह अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का भी जरिया बन गया है। इंटरनेट पर पत्रकारिता के भी दो रूप है। पहला तो इंटरनेट का एक माध्यम या औजार के तौर पर इस्तेमाल, यानी खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। दूसरा, रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजने और समाचारों के संकलन, खबरों के सत्यापन और पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि टेलीविजन को जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम क्यों कहा गया है। इन्हीं दो न्यूज चैनलों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन को जोड़ करके एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि टेलीविजन जो है बच्चों, टीवी जो है वो जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम क्यों है। ठीक है, और दो न्यूज चैनल के बारे में आपको बताना है। तो देखिए टेलीविजन को जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम इसलिए कहा गया है क्योंकि यह सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की आवश्यकताओं को प्रभावशाली ढंग से पूरा करता है। ठीक है, टेलीविजन के द्वारा हम सूचना दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं और मनोरंजन भी यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, और ये सभी को ये फुलफिल करता है। और अगर हम बात करें दो विश्वसनीय टीवी चैनल की, जो मतलब न्यूज चैनल है, ठीक है, तो आप आज तक और एबीपी न्यूज के बारे में लिख सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर हम लोग आ गए हैं खंड ग के अंदर, जिसको इंग्लिश में आप सेक्शन सी भी कहते हैं। यहाँ पर हमसे जो हमारी पुस्तकें हैं अंतरा और अंतराल, इसके आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक एक करके देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ये काव्यांश दे दिया है। काव्यांश का मतलब होता है कविता का अंश। ठीक है, कविता का एक छोटा सा भाग वो हमें दे दिया है, इसे हमें पढ़ना है और इसके आधार पर जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे उसका आंसर हमें लिखना है। तो ये जो कविता का अंश दिया गया है इसको पढ़ लेते हैं। इस प्रकार से है कि हिमालय किधर है? मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। ठीक है, इस तरह से आपका ये दिया गया है। बहुत छोटा सा कविता का अंश था, यानी काव्यांश था। अब इसके आधार पर देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि बच्चे का स्कूल के बाहर पतंग उड़ाने का सांकेतिक अर्थ है। ठीक है, बच्चा जो है स्कूल के बाहर जो पतंग उड़ा रहा है, काइट को उड़ा रहा है, तो उसका सांकेतिक अर्थ क्या है? तो उसका सांकेतिक अर्थ है कि वह बंधन मुक्त अवस्था में आनंदित है। ठीक है, वो किसी भी बंधन में, किसी भी ट्रैप में, इस तरह से कह सकते नहीं है, वो एकदम फ्री है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। दूसरा क्वेश्चन की कविता में बालकों की किस विशेषता का वर्णन है।
तो जो कविता है बच्चों हमारा, इसके अंदर बालकों की अगर हम विशेषता की बात करें तो अपनी रुचि के प्रति केंद्रित होते हैं, ठीक है, यानी जो भी उनका इंटरेस्ट होता है उसी के उसमें वो पूरा डटे हुए रहते हैं, उस पर फोकस करके रखते हैं। तो कविता के अंदर बालकों का इस विशेषता का वर्णन किया गया है कि बालकों की ये विशेषता हमें कविता के अंदर देखने को मिलती है। क्लियर है बच्चों? क्या है कि उधर उधर में कौन सा अलंकार है? तो जो उधर उधर है बच्चों उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा अलंकार है बच्चों? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है कि पतंग उड़ाना किस प्रकार की क्रिया के लिए प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, तो पतंग उड़ाना जो है बच्चों वो बालक की रुचि का कार्य जो है इसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने पहली बार क्या जाना? तो कवि ने पहली बार जाना हिमालय की दिशा। तो यहाँ जो आपका क वाला विकल्प है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8वें के अंदर, यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 8 है इसके अंदर। इसमें बोल रहा है कि काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखिए। तो काव्य खंड जो है आपका कविता वाला खंड है, उसके अंदर से यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और 3 में से कोई 2 क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है बच्चों। शिव ठाकुर लिखते हैं सर ये हिंदी कोर और इलेक्टिव अलग है क्या? बिल्कुल शिव ठाकुर, मैं आपको बताना चाहूंगा और सभी बच्चों को बताना चाहूंगा कि जो हिंदी कोर होता है बच्चों, ठीक है, हिंदी कोर होता है वो अलग होता है, हिंदी इलेक्टिव जो होता है वो अलग होता है। जब मैंने अपना 12वीं क्लास का एग्जाम दिया था 12th क्लास का, तो मेरे पास हिंदी इलेक्टिव था बच्चों, ठीक है, लेकिन इन 5 सालों में मैंने हिंदी कोर भी पढ़ाया है, तो मैं हिंदी कोर भी पढ़ा देता हूँ बच्चों को जिनके पास हिंदी कोर का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, हिंदी इलेक्टिव यानी कि हिंदी ऐच्छिक जिसको कहते हैं, और हिंदी कोर मतलब हिंदी केंद्रीय का उसको कहते हैं। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है तो मैंने क्लियर कर दिया। चलिए अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संभव को दूसरा देवदास क्यों कहा गया है? स्पष्ट कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो देवदास की तरह ही संभव का पारों के लिए मन में प्रेम रखना, मन ही मन वो पारों से प्रेम करने लग गया था। संभव से पहले देवदास प्रेम के उदाहरण के रूप में देखा जाता था। अगर लव का एक एग्जाम्पल लेना हो तो देवदास का नाम लिया जाता था, लेकिन संभव भैया जैसा प्यार करने लग गए ना, तो अगर प्यार का उदाहरण देना हो तो अब किसके बारे में बोला जाने लगा? संभव के बारे में। और संभव देवदास के बाद के समर्पित प्रेमी के तौर पर प्रस्तुत किया गया है कि देवदास के बाद अगर कोई बहुत बड़ा यहाँ पर प्रेमी दिखता है, प्रेमी है, आवारा है, पागल है, तो वो कौन दिखता है? वो हमारे यहाँ पर संभव जी दिखते हैं, जिनका पारों के प्रति उनके मन में गहरा प्रेम था। ठीक है, और मन ही मन वो उससे प्रेम करने लग गए थे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बनता है कि मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, इसके अंदर हमसे पूछ रहा है कि दुख और सुख तो मन के विकल्प है। कथन का आशय स्पष्ट करते हुए बताइए कि कुटज कैसे इन दोनों से अप्रभावित रहता है। ठीक है, कि कुटज इन दोनों से कैसे अप्रभावित रहता है। दुख और सुख तो मन के विकल्प है। तो देखिए आंसर इस तरह से लिखना है कि सुख और दुख की अनुभूति मानव की भावना और विचार के साथ साथ उसकी मन स्थिति पर भी निर्भर करती है। ठीक है, यानी सुख और दुख होगा किसी व्यक्ति को तो वो उसके विचारों के साथ साथ उसकी मन की जो स्थिति है इस पर डिपेंड करेगी कि भैया आपका मन अच्छा है तो आपको यहाँ पर सुख का अनुभव होगा, अगर मन खराब है तो आपको दुख का अनुभव होगा। सर आप इतना क्यों चिल्ला रहे हो? सर चिल्लाओ मत। माफी चाहूंगा, वो कभी कभी ना फ्लो में थोड़ा थोड़ा निकल जाता है, वो माफी चाहूंगा, उसके लिए कंट्रोल करने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए बच्चों, जब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हंसी मजाक के साथ पढ़ते रहना चाहिए। रिकमेंड करूंगा ईयरफोन लगा करके क्लास लीजिए तो बड़ा मजा आएगा आपको। पूरा वाइब के साथ हम लोग यहाँ पर अपना क्लास लेंगे और क्वेश्चंस को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है दुख और सुख की अनुभूति मानव की भावना और विचार के साथ साथ उसके मन के ऊपर भी डिपेंड करती है। कुटज सुख दुख दोनों को जो है कि संभाव से ग्रहण करता है। ठीक है, कुटज जो है बच्चों वो सुख और दुख दोनों को यहाँ पर संभाव से क्या करता है? ग्रहण करता है। ठीक है,
आगे देखिए बताया गया, अतः कठिनाइयों से न घबराना, संघर्षरत हो, आत्मसम्मान से जीना कुटज के व्यक्तित्व की विशेषता है। और हर परिस्थिति में प्रश्नचित्त रहना, हर परिस्थिति में खुश रहता है कि यार कैसी भी स्थिति आ जाए, ठीक है, ये हमेशा खुशी रहेगा। डॉक्टर जूनियर, सर कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ बच्चे, मैं बढ़िया हूँ। चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। सर मैंने जो पढ़ा था भूल गई आपके संभव के प्रेम के कारण। शंभू के प्रेम के कारण। बच्चे भी बहुत मजाकिया है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या है? वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है। 157 लाइक्स का टारगेट है लाइव एंड होने से पहले। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है कि फिलिस्तीन के प्रति भारत का रवैया बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण एवं समर्थन भरा क्यों था, बताइए। तो देखिए फिलिस्तीन के प्रति भारत का जो रवैया था बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण था और समर्थन से भरा हुआ था। वो इसलिए था क्योंकि साम्राज्यवादी शक्तियां कई देशों पर अन्याय कर रही थी। साम्राज्यवादी शक्तियां जो थी बच्चों, वो कई देशों पर अन्याय कर रही थी, जो गुलाम बनाने वाली होती है ना, ठीक है, वैसी शक्तियां, और उन्हें अपने अधीन करना चाहती थी। भारत स्वयं फिलिस्तीन की तरह साम्राज्यवादी शक्तियों के अन्याय का शिकार था। अंग्रेजों के हम लोग गुलाम थे, ठीक है। साम्राज्य का माद का मतलब होता है किसी के अंडर में होना, जैसे भारत किसी के अंडर था, अंग्रेजों के गुलाम था, तो उस तरह की बात यहाँ पर बोली जा रही है। इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वालों के साथ वह सहानुभूति रखता था। भारतवासी फिलिस्तीन के लोगों को सही मानते थे तथा उन्हें भी आंदोलन के लिए समर्थन देना चाहते थे। फिलिस्तीन एक देश का नाम है बच्चों, ठीक है। इसी संघर्ष में यासेर अराफात ने गांधी जी को अपना आदर्श माना हुआ था, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। चलिए अब हम लोग आ गए हैं 9वें क्वेश्चन के अंदर। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है। यहाँ पर हमें एक काव्यांश दे दिया है, काव्यांश मतलब कविता का अंश दे दिया है। इसे हमें देखना है, पढ़ना है, और इसके आधार पर जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे उसका आंसर लिखना है। बेसिकली सप्रसंग व्याख्या करना है, ठीक है। सर अजीत बोल दीजिए, अजीत बोल दे जी। क्या बात है, क्या बात है। खेलेगा फ्री फायर? हाँ फ्री फायर खेलो बेटा, कल आपका पेपर है और आप फ्री फायर में लगे हुए हो। चलिए कल क्या, आप 12 बज चुका है, अब देखिए आज ही आपका पेपर है। यहाँ पर क्लास लेते लेते गुड नाइट से गुड मॉर्निंग हो गया। खैर तो देखिए जो इस तरह से आपका ये काव्यांश दिया गया है, कविता का अंश, कि जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है। पंच जैसो कि सिया आदमी दशा स्व मेघ पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर, ठीक है। कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है। भिखारियों के कटोरे का निचाट खालीपन है। तो इस तरह से ये आपका यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या करने के लिए काव्यांश दिया गया है। इसके अथवा में भी एक दिया गया है, ये आप देख लेते हैं, मतलब देख लीजिए इस तरह से। और ये वाला मैंने आपको करके दिखाया है, दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। तो ये वाला मैंने आपको करके दिखाया है बच्चों, ये आप वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर लीजिए और इसके आधार पर मैं आपको सप्रसंग व्याख्या करके बताऊंगा बच्चों की किस तरह से आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। क्लियर है? चलिए तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या करने के लिए शुरुआत की लाइनें ले लीजिएगा और एंडिंग की लाइनें ले लीजिएगा। जैसे शुरुआत की लाइनें ले ली है मैंने, जो है वह खड़ा है डैश 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 बिल्कुल बेखबर, ठीक है। इस तरह से करके ये मैंने ले लिया है सप्रसंग व्याख्या करने के लिए। फिर संदर्भ में आ जाइए, यहाँ पर कवि के बारे में बता दीजिए, कवि कौन है? तो केदारनाथ सिंह जी है। कौन सी कविता के बारे में इस काव्यांश के अंदर जिक्र हो रहा है? तो इस काव्यांश के अंदर बनारस कविता जो है बच्चों, इसके बारे में यहाँ पर जिक्र हो रहा है। क्लियर है बच्चों? और प्रसंग के अंदर ओवरऑल कंक्लूजन आप बता देंगे। तो यहाँ पर बोला गया है, कवि ने बनारस शहर के मिथकीय रूप के प्रति आस्था, विश्वास और इसमें आधुनिकता के उदय की ओर संकेत किया है। ये आपका प्रसंग हो जाएगा बच्चों, यानी ओवरऑल कंक्लूजन बता दिया कि इस कविता के अंदर क्या क्या बातें बोली जा रही है। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर पूरा व्याख्या कर दीजिए, पूरा डिटेल में आपको आंसर लिख देना है। जो भी आपको इस कविता के बारे में पता है पूरा बता दीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। पूरा व्याख्या यहाँ पर किया गया है, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है हमारा काव्यागत विशेषता है, जिसके अंदर आप लिख सकते हैं कि बनारस में सदियों पुराना आध्यात्मिक संस्कृति आज भी दृढ़ता से कायम है और दूसरी ओर यहाँ आधुनिकता की आहट भी सुनाई देती है। इसी अलक्षित यह जो कि शहर में बनारस के गहन धार्मिक वातावरण का चित्रण हुआ है। सरल सहज खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, मुक्त छंद है, बिंब विधान है और मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आप काव्यागत विशेषताओं के अंदर आप लिख सकते हैं। खड़ी बोली, सरल भाषा शैली, ये सब तो आप हर किसी में लिख सकते हैं। सर आई एम आस्था, वेलकम आस्था, वेलकम। एक बारी सारे बच्चे चैट सेक्शन में हार्ट वाला इमोजी लगा देंगे एक साथ। सारे बच्चे चैट सेक्शन में हार्ट वाला इमोजी लगाएंगे, लगाइए। चलिए 62 बच्चे वॉचिंग पर है, जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलिए अब हम लोग आ गए हैं 10वें क्वेश्चन के अंदर, जहां पर हमें एक गद्यांश दे दिया है, यानी एक पैसेज दे दिया है, इसे हमें पढ़ना है और इसके आधार पर जो क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं उसका आंसर लिखना है। तो गद्यांश कुछ इस तरह से है कि यकायक सहर्ष दीप जल उठते हैं, पंडित अपने आसन से उठ खड़े होते हैं, हाथ में अंगोछा लपेट के पंच मंजिली नीलांजलि पकड़ते हैं और शुरू हो जाती है आरती। पहले पुजारियों के झराए गले से समवेत स्वर उठता है, जय गंगे माता, जय गंगे माता, जो कोई तुझको जो कि ध्याता सारे सुख पाता, जय गंगे माता। घंटे घड़ियाल बजते हैं, मनोतियों के लिए जो सो कि फूलों की छोटी छोटी किश्तियां गंगा की लहरों पर इठलाती हुई आगे बढ़ती हैं। गोताखोर दोनों पकड़ उनमें रखा चढ़ावा पैसा उठाकर मुंह में दबा लेते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से अवतरित है? तो ये आपका दूसरा देवदास से लिया गया है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, हर की पौड़ी, यहाँ पर पारो संभव, याद आ गया आपको? ठीक है, तो ये जो गद्यांश है बच्चों, ये दूसरा देवदास जो आपका पाठ है इससे लिया गया है। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन है, यकायक सहस्र दीप जल उठे कहाँ? ठीक है, तो ये हर की पौड़ी पर, तो ये क वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित ने अपने हाथ में क्या पकड़ा? तो पंडित ने अपने हाथ में पंच मंजिली आरती पकड़ी। ठीक है, ये गंगा किनारे की बात कर रहा है, गंगा जी के किनारे आरती जो होती है ना, वहां पर 5 मंजिला आरती का इस तरह से पकड़ाया जाता है जिससे कि वो आरती कर सके। ठीक है, चलिए सारे बच्चे चैट सेक्शन में हार्ट वाला और फाइल वाला इमोजी भेजेंगे। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भरताएं गले से समवेत स्वर कितना उठता है? ठीक है, तो पुजारियों का उठता है, ख वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोताखोर क्या करते हैं? तो गोताखोर यहाँ पर दोनों पकड़ते हैं, ठीक है, और पैसे मुंह में दबाते हैं, तो यहाँ पर क और ख बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11वें के अंदर। यहाँ पर बोल रहा है गद्य खंड पर आधारित 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, शेर व्यवस्था का प्रतीक है, स्पष्ट कीजिए। तो शेर असगर वजहात की प्रतीकात्मकता और व्यंग्यात्मक लघु कथा है। शेर व्यवस्था का प्रतीक है जो तभी तक खामोश रहता है जब तक सारी जनता उसके खिलाफ नहीं बोलती। जैसी व्यवस्था के खिलाफ उंगली उठती है, सत्ता उसे कुचलने का प्रयास करती है और सत्ता में बैठे लोग जनता को विभिन्न प्रलोभन देकर उन्हें अपने और बुलाते हैं और उनको लालच देते हैं कि आइए हमारे तरफ आ जाइए। तो उसी तरह से यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं। अगला है, बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों ली? क्योंकि इससे उसको लगा कि बालक का बचपन अभी मरा नहीं है, उसके अंदर का बचपन अभी जीवित है, इसीलिए लेखक ने सुख की सांस ली। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। कथन के आधार पर पारो की मनोदशा का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन मैं कहूंगा मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, कि मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। इस कथन के आधार पर पारो की मनोदशा का वर्णन हमें करना है। कैसे करेंगे? देखिए, पारो भी संभव से प्रेम करने लगी थी। हर की पौड़ी पर लड़के के साथ छोटी सी मुलाकात ने पारो को विचलित कर दिया। वह मन ही मन उससे प्रेम करने लगी।
वह दोबारा उससे मिलना चाहती थी। वो क्या चाहती थी कि दोबारा काश मैं इससे एक बारी मिल पाती। उसने भी कुछ ऐसी ही मनोकामना की पूर्ति के लिए धागा बांधा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मनसा देवी से मांगी गई मुराद इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। वह संभव से मिलने के बाद प्रसन्न थी। वह हैरान भी थी कि उसकी इच्छा इतनी जल्दी पूरी कैसे हो गई, है कि नहीं। तो जैसे ही वो छोटी सी मुलाकात हुई थी उससे ना वो प्रेम करने लग गई थी, ठीक है। और वो हैरान थी कि कैसे जो यहाँ पर उसने मन्नत मांगी कि मैं दोबारा मिलना चाहती हूँ, और वो कंप्लीट भी हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। और 90 बच्चे वॉचिंग पर है, लाइक की संख्या है 55, तो लाइक की संख्या बढ़ाइए बच्चों फटाफट से। भैया यू आर सो फनी। थैंक यू सर। ये सैंपल पेपर है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये सैंपल पेपर है। जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा बच्चों। 157 लाइक्स का टारगेट है। कितना टारगेट है? 157 लाइक्स का। मैं लिख भी देता हूं, 157 लाइक्स टारगेट या लाइक टारगेट, ठीक है। कितना है हमारा? 157। फटाफट से कंप्लीट करवा दीजिए बच्चों, ये हमारा लाइक का टारगेट है। अगर आपने 157 लाइक्स कंप्लीट करवा दिया तो इससे हमारा जो मोटिवेशन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि 86 बच्चे वॉचिंग पर है और लाइक की संख्या है केवल 64। तो फटाफट से लाइक कीजिए बच्चों और हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे हैं 12वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया है, 2 गद्यांश, इसमें से किसी एक का आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से 2 गद्यांश दिया गया है। ये जो सेकंड वाला आपका दिया गया है ना, इसके अथवा में, इसके ऊपर मैंने आपको सप्रसंग व्याख्या करके दिखाया है बच्चों। तो ध्यान से समझिए इसका सप्रसंग व्याख्या कैसे करना है, ये आप पढ़ लीजिए। सप्रसंग व्याख्या करने के लिए शुरुआत की थोड़ी सी लाइनें ले लीजिएगा और एंडिंग की थोड़ी सी लाइनें ले लीजिएगा, और उस कविता के बारे में आपको पता होना चाहिए, उस पाठ के बारे में आपको पता होना चाहिए जो भी आपका दिया गया है। तो यहाँ पर शुरुआत की लाइनें ले ली है, धीरे धीरे डॉट 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 डाल दिया बीच में, फिर लिख दिया मैंने जितने आपके लिए, ये लिख दिया। इसके आगे चले तो संदर्भ में आ जाइए जी। तो संदर्भ में हम क्या लिखेंगे? पाठ का क्या नाम है? गांधी, नेहरू और यासेर अराफात, ये इस पाठ का नाम है बच्चों। आगे चले तो लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी जी इसके लेखक है, ठीक है। अब प्रसंग में आ जाइए। तो प्रसंग में आपको ओवरऑल कंक्लूजन बता देना है कि यहाँ पर क्या बातें की गई है, ठीक है। तो देखिए बोला गया है, इस पंक्ति में या इन पंक्तियों में लेखक ने उस समय का वर्णन किया है जब लेखक अफ्रो एशियाई लेखक सम्मेलन संघ के सम्मेलन में भाग लेने के लिए ट्यूनिस गया था। तब तक फिलिस्तीन का मसला हल नहीं हुआ था। वहीं लेखक की भेंट यासेर अराफात से हुई और यासेर अराफात ने लेखक को भोज पर आमंत्रित किया था। क्लियर है बच्चों? तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पर व्याख्या आप पूरा का पूरा देख सकते हैं, पूरा डिटेल में आपको व्याख्या करते हुए चलना है बच्चों। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह से आपको व्याख्या करते हुए चलना है। ओके ओके ओके। उसके बाद विशेष में आ जाए तो विशेष में आप वही लिख देंगे कि लेखक की यासेर अराफात के साथ भेंट का चित्रण कुशलता पूर्वक किया गया है। फिलिस्तीनी मुक्ति आंदोलन को जानकारी मिलती है, ठीक है। और भारतीय नेताओं की लोकप्रियता का पता चलता है। सरल एवं सुबोध भाषा है। खड़ी बोली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 13वें क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। जो हमारा 13वां क्वेश्चन है ना, इसके अंदर हम लोग आ गए हैं। यहां पर देखिए बच्चों, 13वें क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है 100 शब्दों में। तो चलिए जी देख लेते हैं। पहला है, सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के सहते हैं पर मैदान में डटे रहते हैं। परीक्षा के समय को आधार मानकर सूरदास की झोपड़ी पाठ क्या संदेश देती है, वो हमें बताना है। तो देखिए, सूरदास हार न मानना वाला व्यक्ति था, दृढ़ निश्चयी था और आत्मविश्वासी व्यक्ति था। ये संदेश मिलता है कि हमें कभी निराशा में नहीं आना चाहिए, हमें आशा बनाए रखना चाहिए, सकारात्मक सोच रखना चाहिए, 100% सफलता के लिए सदैव सजग, सक्रिय, समर्पित रहना चाहिए। हार जीत की भावना से
ऊपर उठकर सतत प्रयास जो कि प्रयासरत रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। इस साल मालवा में सामान्य बारिश से 5 ही इंच ज्यादा बारिश गिरी है और इतने में ही नदी नाले तालाब बावड़ियां और कुएं चैतन्य हो गए हैं। ये पंक्तियां किस पाठ से ली गई है और इस पाठ के लेखक कौन है? तो इस तरह से आंसर आप लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक प्रभाष जोशी जी है द्वारा लिखित पाठ अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता से ली गई है और मालवा की अतीत और वर्तमान में घटित मौसमी और भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर पर्यावरण संकट पर चिंता अभिव्यक्त की गई है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, ऑलमोस्ट 96 लाइक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो फटाफट से लाइक के टारगेट को कंप्लीट करवाइए बच्चों। 157 लाइक्स का हमारा टारगेट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तकनीकी और प्रौद्योगिकी विकास से ग्रामीण जीवन की संस्कृति कैसे नष्ट हो सकती है? अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता में पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पर इस तरह से उसके विकास से ग्रामीण जीवन की जो संस्कृति है, ग्रामीण जीवन का जो कल्चर है या गाँव का कल्चर है, वो कैसे नष्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता में जो आपका पाठ है इसके आधार पर। ठीक है, तो देखिए कैसे आंसर आप लिखेंगे। तकनीक और प्रौद्योगिकी विकास जो है यानी टेक्नोलॉजी के साथ जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये उजाड़ की अप सभ्यता बन चुका है। मालवा प्रदेश की उपजाऊ मिट्टी, वहां होने वाली भरपूर वर्षा, सदा जैसो कि नीरा और कल कल बहती नदियों की शोभाशाली स्थिति, उनके उद्गम एवं विस्तार, वहां के जनजीवन एवं संस्कृति का सुंदर चित्रण करते हुए लेखक ने उसकी समृद्धि को दर्शाया है और जो औद्योगिकीकरण के कारण विनाश की ओर बढ़ रही है। तो कितना अच्छा सुंदर था वो, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण कहीं ना कहीं वो चीजें विनाश की ओर बढ़ रही है और खत्म होती जा रही है। ठीक है, अपनी संस्कृति सभ्यता और उजाड़ की धरती को बचाने के लिए हमें संयुक्त रूप से प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं कि हमें अपनी संस्कृति सभ्यता इन सब को बचाने के लिए, अपनी धरती को बचाने के लिए अच्छे से प्रयास यहाँ पर करना चाहिए। क्लियर है बच्चों? यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटा कुछ भी कह सकते हो उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हमने यहाँ वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।